लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग का चैप्टर का नाम है मटेरियल्स। मटेरियल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड बेसिक चैप्टर। क्या होता है ना, कॉस्टिंग में हम आपको बोला था, कॉस्टिंग मतलब होता है प्रोडक्शन जो आप करोगे कोई चीज़ का, उसको प्रोडक्शन को लेके जो भी कुछ डिसीशंस होता है वो सब हम लोग इस सब्जेक्ट को सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्शन आप ऐसे ही शुरू कर नहीं पाओगे। फॉर प्रोडक्शन यू नीड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को खरीदते हो तो रॉ मटेरियल खुद ब खुद फिनिश गुड्स में नहीं जाता है, उसके लिए वी नीड लेबर। फिर लेबर और मटेरियल मिलके काम होता है, तो और भी एंसिलरी या साइड का खर्चा भी हम लोग का लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मशीन का डेप्रिसिएशन। तो ये सब मेरा ओवरहेड्स कहलाता है। तो ये तीनों का अलग अलग मेरा कॉस्टिंग में चैप्टर है, हम लोग को सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मटेरियल्स हम लोग अभी जा रहा है। मटेरियल्स में आप हेडिंग देना कॉपी में, मटेरियल्स बोल के, उसके नीचे में लिख लेना लेवल्स ऑफ स्टॉक। लेवल्स ऑफ स्टॉक मतलब ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक आप कितना रख सकते हो अपने पास, स्टॉक का लेवल क्या होगा नहीं होगा, उसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन। लेवल्स ऑफ स्टॉक में सबसे पहला आता है रीऑर्डरिंग लेवल। सर ये रीऑर्डरिंग लेवल क्या होता है? रीऑर्डरिंग लेवल मतलब समझो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, कंपनी जो प्रोडक्शन कंपनी है, वहां पर आप गोडाउन मैनेजर या स्टोर्स मैनेजर का काम करते हो। स्टोर्स मतलब मटेरियल हो जाता है। तो वहां पर आपका वो पूरा रॉ मटेरियल का जो गोडाउन में रहता है, उसका मेंटेनेंस आपका जिम्मेदारी हो जाता है। तो यहाँ पर मटेरियल कितना रखोगे नहीं रखोगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ना हो ज्यादा मटेरियल रखोगे तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, और शॉर्टेज कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको डिसीजन लेना है कि मटेरियल्स कितना लेना है, कितना रखना है। वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर को सीखने को मिलेगा। तो रीऑर्डरिंग लेवल का सबसे पहला फॉर्मूला आता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो ये सब क्या होता है हम आपको समझा रहे हैं। सपोज मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब कि आप जो रॉ मटेरियल को ऑर्डर प्लेस करोगे दुकानदार के पास, क्रेडिटर के पास, उसमें आपको कितना टाइम लगता है माल को आने में, उसको डिलीवरी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, से मिनिमम एंड मैक्सिमम। डिलीवरी पीरियड मिनिमम 10 दिन लगता है जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे माल को आपके पास आते आते, और मैक्सिमम टाइम पीरियड से 16 डेज लगता है। ठीक है, कंजम्पशन, ये जो आपने ऑर्डर प्लेस किया, वो माल आपका गोडाउन में आते आते जितने का रॉ मटेरियल आपका गोडाउन से प्रोडक्शन में कंज्यूम हो जाएगा, उसको कंज्यूमशन बोलता है। इसे मिनिमम कंजम्पशन 5 kg पर डे, और मैक्सिमम कंजम्पशन 7 kg पर डे।
तो एज पर द फॉर्मूला हम लोग का रीऑर्डरिंग लेवल कितना आएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन 7 kg इंटू 16 दिन, कितना आ रहा है, 7 इंटू 16, 112 kg। व्हाट डज इट मीन्स कि आपका सामान ऑर्डर दोगे तो आपके पास वो सामान आने में मैक्सिमम 16 दिन लगेगा। पर डे आपका सामान आपका गोडाउन से खत्म होगा 7 kg मैक्सिमम, तो 16 दिन में 112 kg का माल खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही मेरा स्टॉक पहले 200 फिर 150 फिर 120 फिर 112 kg में जैसे ही पहुंचेगा, हम लोग फोन करके ऑर्डर प्लेस कर देगा क्रेडिटर्स के पास, दुकानदार के पास। सर मैक्सिमम क्यों किया सर, मिनिमम क्यों नहीं किया? अगर हम लोग मिनिमम करते तो मिनिमम कितना होता, 5 kg। मिनिमम दिन कितना लगता, 10 डेज। तो टोटल कितना हो जाता, 50 kg। तो मतलब 112 kg में आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आप बोल रहे हो सर हम 50 kg में ऑर्डर प्लेस करना चाहता है ना। ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास सामान 50 kg में पहुंच गया और थोड़ा सा ही बाकी है, सिर्फ 50 kg बाकी है, अब अभी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। आपको ये लगा कि अरे यार मिनिमम मतलब 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर माल आ जाएगा और पर डे 5 kg करके माल निकलेगा, तो 10 दिन में जैसे ही माल आएगा 50 kg का माल खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है पता है, आपका 10 kg नहीं, 10 दिन नहीं 11 दिन हो जाता है, 11 डेज लग जाता है आपको सामान को आते आते। तो बोलो 11 डेज में आपका कितना सामान खत्म हो जाएगा, 55 kg। क्या उतना माल है आपके पास? नो। तो फिर 10 दिन तक तो बीत गया, जैसे ही 11 डे हुआ माल अभी तक नहीं आया, क्योंकि मैक्सिमम 16 दिन भी लग सकता है। जैसे ही 10 दिन हो जाता है प्रोडक्शन बंद हो जाएगा यहां पर, क्योंकि आपका सामान खत्म हो गया। आपने लगा कि आपको लगा 11 दिन में माल आ जाएगा, 11 दिन हो गया, 11 डे में नहीं आया, एक दिन प्रोडक्शन बंद। फिर आपको लगा 12th डे में माल आएगा, 12वां दिन हुआ, वहां पर भी माल नहीं आया, 2 दिन हो गया, प्रोडक्शन बंद। ऐसे करते करते 16वां 16 डे में आपका माल आता है, यानी कि 6 दिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन अगर आपका फॉल्ट के लिए बंद होता है, स्टॉक अनअवेलेबिलिटी के लिए, आपका नौकरी से आपका हाथ मतलब आप नौकरी खो दोगे। यह आपका फॉल्ट था कि आपने लेट किया था। इसीलिए टू बी इन अ सेफर प्लेस हम लोग मैक्सिमम टाइम मान लेता है, और हम लोग ये भी मान लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम मैक्सिमम कंजम्पशन होगा। अगर मैक्सिमम हो, उसके ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, तो 112 केजी से ज्यादा कभी कंज्यूम नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे ही 112 केजी में माल पहुंचेगा हम ऑर्डर प्लेस कर देगा। इट माइट हैपन कि जब माल आएगा तब मेरा सामान कुछ ना कुछ रहेगा बैलेंस, अच्छा बात है। और अगर रिमोट केस, एक्सट्रीम केस भी होता है, तो एकदम 16 डे में माल आता है, तो फिर हर डे अगर 7 केजी करके माल निकलेगा, जो कि चांस बहुत कम है, अगर 7 केजी करके भी माल निकलेगा तो 16 दिन में 112 केजी। जैसे ही आज सपोज 16 डे हुआ, आज 7 केजी माल निकला, माल मेरा खत्म हुआ, शाम को फ्रेश ऑर्डर आ गया, कल मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास फ्रेश ऑर्डर आ गया है। इसीलिए इसको रीऑर्डरिंग लेवल बोला जाता है। रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब होता है आप ऑर्डर प्लेस कब करोगे। इज दिस क्लियर? एक बार जल्दी से बोलो, समझ में आया कि नहीं? रीऑर्डरिंग लेवल के बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट लेवल, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला पहले लिखवा लेते हैं, फिर समझाएगा। रीऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट के अंदर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड लिख लो, डिलीवरी पीरियड लिखो, सब बात सेम ही है। जल्दी से इसको लिख लो, फिर मतलब समझाएगा।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, रीऑर्डरिंग मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि इसके नीचे मेरा स्टॉक कभी नहीं जाएगा। तो रीऑर्डरिंग लेवल मतलब 112 केजी में आपने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन 7 केजी करके माल खत्म होगा, ये तो बहुत रिमोट केस है। मैक्सिमम बहुत चांस कम रहता है। मिनिमम और मैक्सिमम दो एक्सट्रीम केस है। मिनिमम का भी चांस एकदम कम होता है, मैक्सिमम का भी चांस एकदम कम होता है। लेकिन जो कंजम्पशन होगा 99% चांस, वो कौन सा चीज को बोलता है, उसको एवरेज को बोलता है। यानी कि एवरेज कंजम्पशन जो होगा वो आपका होगा ही। जैसे 5 kg प्लस 7 kg बाई 2, 5 प्लस 7 12 kg होता है, 12/2 6 kg आ जाता है मेरा एवरेज कंजम्पशन। और एवरेज डिलीवरी पीरियड हो जाएगा मेरा 10 डेज प्लस 16 डेज 26 डेज डिवाइडेड बाई 2 13 डेज। तो हम लोग 112 केजी में हमने ऑर्डर प्लेस किया और मेरा कंजम्पशन 6 kg इंटू 13 डेज करके मेरा कंजम्पशन होगा ही होगा। तो 78 kg का माल मेरा निकल जाएगा जब तक मेरे पास सामान आएगा, तो निकलेगा ही निकलेगा। सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इसका, क्योंकि एवरेज सबसे ज्यादा होता है। तो 112 माइनस 78, माल आपने ऑर्डर प्लेस किया था 112 केजी में, और जब तक माल आता है तो 78 केजी का कंजम्पशन होगा ही होगा। तो जब तक माल आएगा आपका स्टॉक मिनिमम कितना तक पहुंचेगा, 34 केजी तक पहुंचेगा। इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, एकदम श्योर रहो, इसके ऊपर ही रहेगा। तो जीरो बहुत कम चांस है। ठीक है, नेक्स्ट सी, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। पूरा लिखना प्लीज, मिनिमम डिलीवरी पीरियड को। लिख लिया? लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला फर्स्ट। मैक्सिमम लेवल मतलब इसके ऊपर आपका स्टॉक कभी नहीं जाना चाहिए। सर चला गया तो आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है, आप बेकार में ज्यादा माल खरीद के स्टॉक करके रखे हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया बात को? तो मैक्सिमम लेवल हमको कैसे निकालना है? देखो, रीऑर्डरिंग लेवल 112 केजी हम लोग पहले निकाल लिया था। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी से, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब कितना केजी का ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर कब प्लेस किया था? जब 112 केजी का माल था। कितना केजी का ऑर्डर प्लेस किया? से आपने ऑर्डर प्लेस किया 60 केजी का, तो आपका कितना माल हो जाता है? 172 केजी का। अब ब्रैकेट के अंदर में जो चीज है उसको फिलहाल भूल जाओ। आप मानो आपने जब ऑर्डर फोन करके प्लेस किया, आपके पास 112 केजी का माल था, आपने 60 केजी माल खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया। सपोज जब तक माल आपके पास आएगा, अगर 1 केजी भी माल खत्म नहीं होता है, यूज नहीं होता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, जो चांस कब एकदम ही नहीं है, बट सपोज मानो कि प्रोडक्शन नहीं होता है इन द मीन टाइम, तो जब माल आएगा आपके पास कितना माल पड़ा हुआ रहेगा? 112 केजी रहेगा, प्लस कितना माल आया? 60 केजी। तो आपका टोटल कितना केजी हो जाएगा? 172 केजी। देखो 172 के ऊपर कभी आपका सामान नहीं जाएगा। बट ये तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सामान जाएगा, कंजम्पशन तो होगा ही। कितना कंजम्पशन होगा आपको निकालना है? मैक्सिमम लेवल। तो आप मानो कि मिनिमम कंजम्पशन क्या हो सकता है? जीरो तो होगा नहीं, बट मिनिमम कंजम्पशन के लिए हम देख रहे हैं यहां पर 10 डेज और 5 केजी। तो 5 केजी करके माल जाएगा और वो 10 दिन लग जाएगा।
Therefore, we can have 172 minus 50, 122 kg. 122 केजी के ऊपर कभी भी आपका माल नहीं जाना चाहिए. अगर चला गया तो मतलब आपका कैलकुलेशन गलत, आप अकाउंट्स या आप कॉस्टिंग ठीक से नहीं सीखे हो, आप मालिक का पैसा बर्बाद कर रहे हो, पैसा ब्लॉक कर रहे हो. देयरफॉर कॉस्टिंग इज वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर. आपको ये सब चीज एकदम प्रैक्टिकल में काम आएगा जब भी आप कहीं पर जॉब में जाओगे, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जाओगे तो डिसीजन मेकिंग में काम आता है. समझे बात को? तो ये तीनों मेरा मेन फॉर्मूला हो जाता है. इसके बाद एक बहुत ही छोटा वाला फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलता है एवरेज लेवल. रीऑर्डरिंग क्वांटिटी ये दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है. रीऑर्डरिंग क्वांटिटी आप हम लिखवा देता है, गिवन इन क्वेश्चन. नेक्स्ट आता है एवरेज लेवल. हम रिवाइज करने का टाइम देगा. एवरेज लेवल होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाई 2. मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2. मिनिमम लेवल हम लोग का था 34 केजी, मैक्सिमम लेवल हम लोग का आया 122 केजी डिवाइडेड बाई 2. $78 केजी. दस अगर आपको एवरेज लेवल निकालने बोलेगा, आप ये बात समझ लेना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हमको चाहिए. ये हो गया मेरा मेन पार्ट. मेरा सजेशन है तुम पूरा इसको रिवाइज करो एक बार. टेक योर टाइम, रिवाइज द होल थिंग, देन वी विल डू अनदर सम. फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद रखने का कोशिश करो. हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूला शॉर्टकट में बता रहा है, ध्यान से सुन लो. पहले आता है रीऑर्डरिंग लेवल. रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला में हम बोला था, वो लॉजिक मैंने समझा दिया कि मैक्सिमम सेफ मान के चलेगा, तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम. नेक्स्ट आता है मिनिमम. मैक्सिमम ऊपर में आ गया, यहां पर ऑलरेडी हम लोग का मैक्सिमम आ चुका, तो मिनिमम में ब्रैकेट के अंदर एवरेज होगा. तो मैक्सिमम आ चुका, एवरेज आ चुका, बाकी क्या रह गया? मिनिमम. तो मैक्सिमम लेवल में ब्रैकेट के अंदर मिनिमम आया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला सबसे बड़ा है, नाम मैक्सिमम है तो फॉर्मूला भी बड़ा है. ब्रैकेट के अंदर में मिनिमम यूज होता है. ऐसे करके याद रखना, इसी ऑर्डर में, पहले रीऑर्डरिंग, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम. तब फिर जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लो. जैसे हो जाएगा बोल देना डन. एग्जाम्पल. फ्रॉम द फॉलोइंग calculate levels of stock. Minimum, maximum, लीड टाइम. तो ये क्या होता है? लीड टाइम मतलब डिलीवरी पीरियड, ठीक है. कंजम्पशन पर डे. जल्दी से बना के मेरे को आंसर बोलो तो कितना आ रहा है. थोड़ा एरर हो गया यहाँ पर.
ऊपर वाला मैक्सिमम होगा, नीचे वाला मिनिमम होगा. So this is maximum and this is minimum. Reordering quantity. $100 kgs. एकदम सही है तुम्हारा. सबसे पहले एक बार जल्दी से हम कर लेता है. Reordering level, maximum consumption into maximum lead time. Ten into 8, 80 kgs. B, minimum level, reordering quantity, sorry, reordering level होगा. Reordering level माइनस ब्रैकेट के अंदर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम. रीऑर्डरिंग लेवल 80 kg आया था माइनस एवरेज कंजम्पशन 8 + 4 12 by 2 6 kg. एवरेज टाइम 10 + 6 16 by 2 8 days. तो 48 और 80 का डिफरेंस 32 kgs. पॉइंट नंबर सी, maximum level is equal to reordering level plus reordering quantity minus minimum consumption into minimum time. Reordering level 80 kgs, reordering quantity 100 kgs minus minimum consumption 4 kg, minimum lead time 6 days. So 180 minus 24, 156 kgs. D, average level minimum plus maximum by 2. मिनिमम में 32 kg प्लस 156 kg by 2. $94 kg. I hope this is clear. यहाँ पर देखो, a company has 3 raw materials A, B and C. Raw material A, B and C. Usage per unit of product, मतलब एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल ए लगेगा 10 kg, बी लगेगा 4 kg, सी लगेगा 6 kg. रीऑर्डरिंग क्वांटिटी दे दिया है 10,000, 5,000, 10,000.
प्राइस का कोई काम नहीं है। डिलीवरी पीरियड देखो, मिनिमम डिलीवरी पीरियड, एवरेज, मैक्सिमम। रीऑर्डरिंग लेवल दे दिया फर्स्ट फॉर्मूला, और मिनिमम लेवल दे दिया। सबका नहीं दिया हुआ है, कुछ कुछ का दिया हुआ है। देखता है क्या पूछता है। पूछा है आपको मिनिमम स्टॉक ऑफ ए। इसको करने के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए, अब देखो ध्यान से यहां पर, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मेरा मिनिमम 175 यूनिट फिनिश गुड्स बनेगा और मैक्सिमम 225 यूनिट प्रोडक्शन के बारे में हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मटेरियल्स। हमको रॉ मटेरियल से काम है, फिनिश गुड से कोई काम नहीं है। तो वही चीज हमको ए का भी जब मिनिमम स्टॉक निकालेंगे तब हमको वही काम में करना है। तो कैसे? पहले तो हम लोग एक बार मिनिमम स्टॉक ऑफ ए का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस ब्रैकेट के अंदर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। अब रीऑर्डरिंग लेवल ए का दे दिया 8000 केजी। एवरेज कंजम्पशन कितना मानोगे? स्टूडेंट लोग 200 यूनिट ले लेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 200 यूनिट तो फिनिश गुड्स का है और एक यूनिट बनाने के लिए हमको 10 केजी का माल चाहिए। हमको 10 केजी पर यूनिट और एवरेज है 200 यूनिट। ये प्रोडक्शन है, फिनिश गुड्स है। देयरफॉर हमको पर केजी के हिसाब से लाना है। कैसे निकालेंगे? रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला डालोगे, पहले अमाउंट डालोगे 8000 केजीज। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, कि वो केजी लिख रहे हो, रुपीस लिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस एवरेज कंजम्पशन में आप 200 यूनिट फिनिश गुड्स और एक यूनिट में 10 केजी लगेगा, तो 2000 केजी हो जाता है। इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड 2 वीक्स बोल दिया है। इसको पूरा को आप एक अलग ब्रैकेट में डालो, तो 2000 इंटू 2 4000, 8000 माइनस 4000, 4000 केजी मेरा मिनिमम स्टॉक आ गया। प्लीज बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो प्रोडक्शन वाला चीज। ओके, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी का फॉर्मूला, मैक्सिमम बोला था सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला होता है। इज इक्वल टू, फॉर्मूला आता है रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है, रीऑर्डरिंग लेवल बी का कितना है? दिया हुआ था ना 4750। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना है वो भी दे दिया है 5000, माइनस मिनिमम कंजम्पशन। बी का मिनिमम कंजम्पशन होगा आपका 175 यूनिट्स फिनिश गुड्स, और इनटू होगा पर यूनिट 4 केजी लगता है बनाने का बी का।
इंटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, बी का देखो 3 वीक्स। जो जो बी का चीज लग रहा है हम वहां पर पिंक से मार्क कर दे, पिंक नहीं हल्का ब्लू, आई ब्लू से मार्क कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो 4 kg, फिर आपका 3, फिर आपका 175, फिर 4750। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आपका 175 इंटू 4 इंटू 3, 2100 आता है। 2100 से माइनस करोगे 9750, 7650। तो मेरा आया आंसर 7650 kgs। ओके, तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक हो गया। रीऑर्डरिंग लेवल ऑफ सी को ट्राई करो। सी का बोला रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, हमको पता है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे निकालोगे? सी का देख पा रहे हो यहाँ पर 225 kg आपको लेना है, तो 225 यूनिट्स फिनिश गुड्स है, इंटू 6 kg हो जाएगा उसका, क्योंकि 1 kg बनाने में सी का, 1 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए सी का मेरा 6 kg लगता है। तो फिर 6 kg इंटू 225 यूनिट्स, तो मेरा मैक्सिमम कंजम्पशन आ जाएगा, और मैक्सिमम पीरियड है मेरा 4 days। $5400 आ रहा है ना? एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या था? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल बाई 2। अब सी का नहीं, ए का पूछा है। ए का मिनिमम हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमको चाहिए ए का मैक्सिमम। तो ए का मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा? मिनिमम लेवल ऑफ ए इज इक्वल टू 4000 kg। फिर हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम लेवल, फॉर्मूला रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट के अंदर मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड।
ध्यान से यहाँ पर भी इनटू करना है, सिर्फ फिनिश आउटपुट को लिखने से नहीं चलेगा। रीऑर्डरिंग लेवल ए का है 8000, देखता है 8000 kg प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी 10,000 माइनस ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट होगा, एक तो होगा उसका 175 इंटू 1, ए का मिनिमम नहीं सॉरी 175 इंटू 10, 175 यूनिट, एक यूनिट का 10 kg। मिनिमम पीरियड 1 वीक, तो ये मेरा 18,000 माइनस 1750, 16,250 kgs। तो मेरा मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, अब दोनों का एवरेज 4000 प्लस 16,250 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10,125। वेरी गुड। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसा नाम है वैसे ही हम लोग को समझ में आ रहा है देयर इज समथिंग रिलेटेड विथ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे इकोनॉमिक मतलब होता है मिनिमम, खर्चा कम, किफायती, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, राइट। रॉ मटेरियल्स तुम खरीदोगे, कितना स्टॉक रखोगे, कितना ऑर्डर प्लेस करोगे, ये सब का डिसीजन ही ये चैप्टर में हम लोग को सीखने को मिलता है। अब एक बात बोलो, हम लोग को लेवल्स ऑफ स्टॉक हम लोग सीख लिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, मैक्सिमम कितना होगा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सब हम लोग सीख लिए। अब इशू होता है रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को लेके, मतलब कितना हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, कितना केजी का ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट। अब सोचो, हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। आपका साल में रिक्वायरमेंट है एनुअल कंजम्पशन, मतलब आपका सालाना रॉ मटेरियल 12,000 kg आपको लगता है। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, आप सिलेक्ट करके बोलो व्हिच वन इज बेटर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में हम आपको बता रहा है कि 6,000 kg करके दो ऑर्डर में आप माल को मंगा लो तो 12,000 kg हो जाएगा। कहां से मंगाओगे, दुकानदार से, क्रेडिटर से, सप्लायर से। या फिर ऑप्शन 2, 1,000 kg करके 12 तो ऑर्डर प्लेस करो, दोनों में 12,000 हो रहा है। नाउ यू विल हैव टू डिसाइड आपको ये वाला फॉलो करना है कि ये वाला फॉलो करना है। डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कॉस्ट अकाउंटेंट को लेना पड़ता है। तो आपको ये सब हेल्प करेगा विच वन इज बेटर समझने के लिए। आप नॉर्मली सोच के बोलो, तुम अगर रहते वहां पर तो तुम कौन सा चीज को सिलेक्ट करते, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? अच्छा, आप बोल रहे हो ऑप्शन 1, मतलब 6,000 में 2 बार माल मंगा लेगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में 12 बार ऑर्डर मंगाना पड़ेगा तो बहुत झमेले का बात आ जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग का दिमाग में वही चलता है, एक बार में माल मंगाओ, झमेला दूर करो, राइट। अगर आपका बस चलते तो आप एक बार में पूरा 12,000 kg ले लेते, हाँ या ना बोलो। लेकिन
ऑप्शन 1 बोलो या ऑप्शन 2 बोलो, दोनों में कुछ बेनिफिट्स है, दोनों में डिसएडवांटेज है। जैसे कि पहले आपने ऑप्शन 1 को बोला, तो ऑप्शन 1 में बेनिफिट क्या है पता है? बेनिफिट होता है बार बार आने जाने का खर्चा नहीं होगा, बार बार गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना पड़ेगा। इसको कहलाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का खर्चा। अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल गो डाउन। हमको तो कॉस्ट ही कम करना है। और एक दिक्कत का बात है कि अगर आप 6000 केजी करके माल मंगाओगे, 6000 केजी इज ह्यूज एज कंपेयर टू 1000 केजी, ये 6000 केजी का माल रखोगे कहाँ पर? इसके लिए आपको अलग से बड़ा सा गोडाउन लेना पड़ेगा। गोडाउन का भाड़ा नंबर 1। नंबर 2, गोडाउन में एक चौकीदार रहेगा, उसका वेजेस। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ का। नंबर 4, इतना सारा माल रखोगे तो आपका उसके ऊपर इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात, 6000 केजी माल मंगाओगे तो आपको उसका पैसा भी देना पड़ेगा दुकानदार को, तो पैसा भी ब्लॉक हो रहा है। ये माल अगर बिकने में टाइम लग गया तो ये सब गुड्स के पीछे का जो खर्चा होता है, गुड्स लाने के बाद गुड्स के पीछे जो हम लोग खर्चा करते हैं, उसको कहलाता है कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलता है? कैरिंग कॉस्ट। गुड्स को कैरी करने का खर्चा है, माल लाने जाने में उसको कैरिंग कॉस्ट नहीं बोलता है। कैरिंग कॉस्ट मतलब गुड्स को रखने का खर्चा मेरा, ठीक है? तो ये कैरिंग कॉस्ट जो होगा ये बढ़ जाएगा। तो एडवांटेज क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। डिसएडवांटेज क्या? कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। अच्छा सर, ऑप्शन 2 में आ जाते हैं। 1000 केजी करके माल मंगाएगा। दिक्कत का बात है 12 बार मंगाओगे तो 12 बार अनलोडिंग लोडिंग, 12 बार गाड़ी भाड़ा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पर थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन सिंस आप 1000 केजी का माल मंगा रहे हो, इसके लिए शायद आपको अलग से बड़ा गोडाउन ना लेना पड़े, आप घर में रख सकते हो या ऑफिस में रख सकते हो, या इसके ऊपर इंश्योरेंस खर्चा कम हो जाएगा, या इसके लिए मेरा को चौकीदार रखने का दरकार नहीं पड़ेगा, या फिर इसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो भी काफी कम होगा क्योंकि इसका वैल्यू कम होगा। सोचो ना, 6000 केजी का माल का दाम ज्यादा होगा या 1000 केजी का माल का दाम ज्यादा होगा? 6000 का, तो 6000 में इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा होगा, 1000 का थोड़ा ही सही माल है, इंश्योरेंस कॉस्ट काफी कम होगा। थिंक अबाउट नॉर्मल माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन एंड आईफोन। अब फोन में इंश्योरेंस कराना चाहते हो, किसका प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा? आईफोन का, क्योंकि उसका वैल्यू ज्यादा है। तो सिमिलरली 6000 केजी का माल का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा, लेकिन 1000 केजी का इंश्योरेंस कॉस्ट काफी कम होगा। मोर ओवर पैसा ब्लॉकेज भी कम हो रहा है, देयरफॉर कैरिंग कॉस्ट विल बी लोअर एज कंपेयर टू दैट वन। अब बोलो, यहां तक क्लियर है? तो फिर करना क्या है सर? आप बोलिए सर, विच वन टू फॉलो? तो ना हमको ऑप्शन 2 में जाना है, ना हमको ना हमको ऑप्शन 1 में जाना है, ना हमको ऑप्शन 2 में जाना है। हमको तो जाना है एक बीच में, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट एकदम मिनिमम हो जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे? इट इज that level of stock which, if ordered, will give us minimum of ordering cost and carrying cost. Try to understand, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एक साथ का खर्चे को कम करेगा, सिर्फ एक का नहीं। सर मतलब नहीं समझा। मतलब समझो, आपका ऑप्शन 1 में ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा,
उससे कम नहीं होगा। ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ऑप्शन 1 में कैरिंग कॉस्ट ज्यादा था ना, वो बहुत कम हो जाएगा। ऑप्शन 2 में ऑर्डरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा था, यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा एज कम्पेयर टू ऑप्शन 2, लेकिन कैरिंग कॉस्ट एकदम मिनिमम था। ईओक्यू में कैरिंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट मिला के जो टोटल कॉस्ट आता है वो सबसे कम सिर्फ ईओक्यू में ही पॉसिबल है। अंडरस्टूड? सो ईओक्यू सर कैसे निकालेंगे सर, सिखा दीजिए। ईओक्यू निकालने का डेरिवेटिव जो होता है ना कैलकुलस, उसका फॉर्मूला डाल के एक अच्छा फॉर्मूला आया है, वो फॉर्मूला डेरिवेशन आपको सीखने का दरकार नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। ये वो लोग ही करता है जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ता है, बीएससी। हम लोग को यहाँ पर वी नो द फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 into A into O whole divided by CC PU PA। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सीसी पूपा बोलते हैं। होल रूट, जहां पर where A is equal to annual consumption, O is equal to ordering cost, माइंड इट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में आपका कितना खर्चा होता है लोडिंग अनलोडिंग मिला के, एंड सीसी पूपा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। मतलब एक यूनिट के पीछे आप कितना खर्चा करते हो वो यूनिट को रखने के लिए गोडाउन में पूरा साल भर, उसको सीसी पूपा कहलाता है। पूरा साल, माइंड इट, अगर ये पर मंथ दे दिया, अब इंटू 12 करके उसको पर एनम निकाल लेना, बाकी ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। बोलो क्लियर है? नाउ एक सम दे रहे आपको, इसको करोगे, ठीक है? एग्जाम्पल, एनुअल कंजम्पशन 2000 kgs, ठीक है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर is equal to ₹100। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम is equal to ₹10। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले फॉर्मूला लिखोगे जैसे मैंने लिखा था, वेर ए इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू, वैसे पूरा करो, करके मेरे को आंसर बोलो कितना आ रहा है। यो क्यू इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला ऐसे लिखना, 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी सी पूपा होल रूट, वेर A is equal to annual consumption
इज इक्वल टू 2000 kg, ठीक है। O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, CC PUPA carrying cost per unit per annum is equal to ₹10। तो EOQ में 2 इंटू ए हो गया 2000, ओ हो गया 100 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर रूट। टू इंटू 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 40,000 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 200। क्या कर रहे तुम आंसर? 200 kgs आंसर। Okay, sum number 5. PP Limited uses about 75,000 valves per year, and the usage is fairly constant at 6250 valves per month. 6250 एक महीने का होता है, तो 6250 इंटू 12 करोगे, देखो कितना आ रहा है, 75,000 आ जाएगा। तो एनुअल कंजम्पशन 75,000 हमको मिल गया। वाल्व कॉस्ट, एक वाल्व का दाम ₹1.5 पर यूनिट, ठीक है। कैरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी ऑन एन एनुअल बेसिस। मतलब एक इन्वेंटरी, एवरेज मतलब एक इन्वेंटरी, एनुअल मतलब पर एनम, तो पर यूनिट पर एनम 20% रुपीज में होना चाहिए, बट 20% में दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे सर? करवाएगा। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इज 18 रुपीज, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया। हमको निकालना है द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग फॉर्मूला में लिखेगा EOQ का फॉर्मूला, देन वी विल मूव ऑन एक एक करके। EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू ओ। प्लीज जैसे हम लिख रहा है हर एक सम में लिखना, नहीं तो एग्जाम में डेटा आपको पता है क्या लिखना है, नाम क्या होगा वो सबका नहीं पता रहेगा। वेर A is equal to annual consumption, एनुअल कंजम्पशन 75,000 वर्ल्स। अगर पर मंथ होता तो हम लोग उसको 12 से इंटू कर देता, यहाँ पर इंटू करके भी सेम ही आ रहा है, 75,000 वर्ल्स। O इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना है? 18 रुपीज। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, CCPUPA कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हमको पता तो है कौन सा है, लेकिन वो परसेंटेज में दिया हुआ है, रुपीस में होता तो अभी डाल देता 20%। हम क्या बोला था? कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है गोडाउन में माल को रखने का खर्चा, जिसका वैल्यू ज्यादा उसका ज्यादा खर्चा। आईफोन का इंश्योरेंस ज्यादा, माइक्रोमैक्स का इंश्योरेंस कम। तो यहाँ पर 20% ऑलवेज याद रखना, अगर परसेंटेज में दिया जाता है, सीसीपी का कैलकुलेशन होता है गुड्स का वैल्यू के ऊपर, दाम के ऊपर। यहाँ पर दाम क्या है वाल्व का? ₹1.5। तो 1.50 के ऊपर 20%, जिसका ज्यादा वैल्यू उसका ज्यादा सीसी भूपा। तो ₹1.5 इंटू 20%, 0.30 आई थिंक सीसी भूपा आ गया। समझे ना? अब हम लोग EOQ निकालेंगे। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन 75,000
ordering cost 18 whole divided by 0.30, then square root. Let us calculate with the help of calculator. 2 into 75,000 into 18 divided by 0.3, उसका स्क्वायर रूट 3000 यूनिट आ गया. 3000 वैल्व्स, यूनिट मत बोलो, दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उसको लिखो. 3000 वैल्व्स. समझ में आया यहां तक? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? प्लीज रेफर. बोलो. बोला है. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम. मतलब ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका दो ऑर्डर के बीच टाइम कितना दिन का गैप होगा, उसके बारे में पूछा है. ध्यान से. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू कैलकुलेट साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना लगेगा आपको. नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे सर? देखो, फॉर्मूला तो चाहता था हम अभी बोल देता, फॉर्मूला रट के कोई फायदा नहीं होगा. लॉजिक समझो. मेरा पूरा साल में कंजम्पशन कितना होता है? 75,000 बल्ब. और हर बार इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या है? आप ऑर्डर कितना करके करोगे? आप 3000 करके माल मंगाओगे. तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल हैव टू प्लेस ऑर्डर इन ऑर्डर टू गेट 75,000 थ्रू आउट द ईयर? तो 75,000 मेरे को चाहिए और हर बार 3000 करके. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी 75,000 डिवाइडेड बाई 3000. 25 ऑर्डर्स. अब यहां से फॉर्मूला आप याद रखना, हम बोल देता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग साइज या फिर ईओक्यू. ऑर्डरिंग साइज मतलब वही है कितना करके आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो. ठीक है. तो मेरा साल में 25 ऑर्डर, बट चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी. अगर आप यहां पर आंसर निकल के छोड़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम गैप. तो साल में 25 ऑर्डर चाहिए आपको, मतलब प्लेस करोगे. और साल में आपका मंथ है 12 महीना, या फिर अगर आप डेज में कैलकुलेशन करोगे या फिर वीक्स में कैलकुलेशन करोगे तब भी कर सकते हो. तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू 25 ऑर्डर 12 महीने में, तो 1 ऑर्डर 12/25. 0.48 मंथ्स. या फिर इफ यू वांट आप इसको दिन में भी कर सकते हो. 365 डेज रहता है पूरा साल में, 25 ऑर्डर करना है. 365 डिवाइडेड बाई 25, 14.6, यानी कि हर 15 दिन बाद. फ्रीक्वेंसी एवरी 15 डेज बाद आपको एक एक ऑर्डर प्लेस करना है, तब जाके आप 25 ऑर्डर पूरा साल में प्लेस कर पाओगे. कितना बढ़िया चैप्टर है, कितना बढ़िया लॉजिकल थिंग है. सोचो, आप अपना मालिक को बोल देना सर 15 दिन के बाद आप ऑर्डर प्लेस करिएगा. अच्छा, कितना करके ऑर्डर करना है? सर 3000 करके ऑर्डर कीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट है. साल में तो आपका 75,000 होता ही है. बोला हाँ, वो तो सबको पता है 75,000 होता है. नाउ यू आर गाइडिंग योर मालिक या फिर जिसका बिजनेस है. अगर आपका खुद का बिजनेस हुआ, यू कैन टेक डिसीजंस कि हर ऑर्डर में आप 3000 के माल मंगाओगे और एक ऑर्डर के बीच 15 दिन का गैप होगा. तो क्या करोगे ना, आप अपना सॉफ्टवेयर में ईआरपी होता है, वहां पर आप वो नोटिफिकेशन डाल देना, 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, रिमाइंडर चला जाएगा और आपके पास सामान आ जाएगा. समझ में आया बात को? कितना लॉजिकल है? प्लीज लेट मी नो यहां तक क्लियर है कि नहीं. रीऑर्डरिंग पॉइंट पूछा है नेक्स्ट वाला.
रीऑर्डरिंग पॉइंट मतलब रीऑर्डरिंग लेवल, उसमें हम लोग मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम किए थे, लेकिन यहां पर बोलता है इट टेक्स 45 days टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा लीड टाइम हो गया। 45 दिन लगता है मेरे पास सामान को आते आते। और सेफ्टी स्टॉक, व्हाट इज दिस थिंग? सेफ्टी स्टॉक मतलब होता है इसके नीचे कभी मेरा माल नहीं जाएगा। सेफ्टी स्टॉक 3250 मेरे पास ऑलवेज रखना है। तो आप ऑर्डर प्लेस कब करोगे? अब ऑर्डर प्लेस करोगे 3250 तो आपको रखना है ही, प्लस 45 दिन लगेगा माल को आते हुए, तो आपको 45 दिन का स्टॉक हाथ में रख के ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो 45 दिन प्लस 3250। अब 6250 एक महीना में होता है, एक महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 45 दिन के लिए कितना स्टॉक होगा? तो ये आ जाएगा आपका रीऑर्डरिंग लेवल या रीऑर्डरिंग पॉइंट। 6250 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45, 9375 प्लस 3250, 12625। जैसे ही मेरा 12625 में माल पहुंचेगा, तुरंत हमको ऑर्डर प्लेस कर देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हम आपको समझा दिया। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट में अगर आपको लिखना है अच्छे से, तो आप लिखोगे रीऑर्डरिंग पॉइंट इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। वो तो होता ही है, बट वो है नहीं, तो सेफ्टी स्टॉक जो है उसको तो रखना है ही, प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लीड टाइम कंजम्पशन बोले तो वो 45 दिन का सामान। तो 3250 सेफ्टी स्टॉक और 6250 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45, दिस इज लीड टाइम कंजम्पशन 12625 वाल्व्स। ठीक है, हम इसका पार्ट सी आपको होमवर्क दे देगा, आप खुद से करोगे। पार्ट सी को देख लो क्या बोलता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर मेरा वाल्व का दाम 1.5 रुपया के जगह 4.5 रुपया हो गया, तो यो क्यों निकालोगे आप? इसका क्या चेंज होगा? ए एनुअल कंजम्पशन सेम, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम, सिर्फ सीसी पूपा बदल जाएगा। प्लीज इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ये क्वेश्चन को। आप अभी तक मैंने जो भी कुछ करवाया है इसको अच्छे से रिवाइज करोगे